हेलो दोस्तों, कॉफी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कॉफी विद खान की टीम आई है भिवंडी शहर में। जी हाँ, आपके भिवंडी शहर में हम मिलने आए थे यहाँ की कांग्रेस की सबसे सीनियर लीडर रानी अग्रवाल जी से मिलने के लिए। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की कहानी, खुद उनकी ज़बानी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो कॉफी विद खान में आने के लिए, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम इतने सीनियर लीडर से आज बात करने का मौका हमें मिल रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त दिया। कॉफ़ी विद खान चैनल के माध्यम से मैं अपने सब भिवंडी वासियों और मेरे महाराष्ट्र राज्य के सभी रहीवासियों और अपने देश के वासियों से मैं सप्रेम नमस्कार करना चाहती हूँ। तो मैम, सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि आपके बचपन के हालात कैसे थे, कहाँ तक आपने तालीम हासिल की और पेरेंट्स क्या किया करते थे? हरियाणा में मेरा जन्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में। अच्छा। और जब अंग्रेज़ों का टाइम था, देश आज़ाद होने से पहले जी, हम देश के उस टाइम के 100 करोड़पतियों में से हमारा घराना एक था। ओके, अच्छा अच्छा। हाँ, और हमारे दादाजी जो स्वर्गीय लाला खुशीराम, वो गांधी जी के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। अच्छा। उस टाइम पर वो घोड़े पर जब निकलते थे तो हमारे शहर में तावड़ू नाम है उसका, और हम बाग वालों के नाम से जाने जाते हैं आज भी। जब वो घोड़े पर निकलते थे तो सभी लोग रास्ता छोड़कर सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। अच्छा। मैं उस खानदान से हूँ और हमारा खानदान जो है वो कांग्रेसी है शुरू से, और हमारी छठी पीढ़ी अभी कांग्रेस में है मुझे लगाकर जी। और बचपन से मेरी रगों में कांग्रेसी खून है। तो मैम, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने गुड़गांव से के गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से मैंने बीए किया है। ओके। स्कूल के दिनों के किस्से कुछ याद है बचपन के? हाँ, बचपन के किस्से मुझे याद हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर जिला अध्यक्ष थी। अच्छा। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थी, और उस टाइम पे इंदिरा जी, जब जिला अध्यक्षों का उस टाइम पर बहुत बोलबाला रहता था, बहुत उनको मान प्रतिष्ठा रहती थी। और इंदिरा जी जो भी डिस्ट्रिक्ट में जाती थी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, तो जिला अध्यक्षों को अपने स्टेज पे बिठाती थी। ओके। तो मैं मेरी मम्मी के साथ 7-8 साल की थी, मैं अपनी मम्मी के साथ उंगली पकड़ के ही उनके साथ स्टेज पे चली जाती थी। और मैं इंदिरा जी हूबहू जो शब्द बोलती थी, मेरा ब्रेन इतना तेज था उस टाइम, मैं उसको कैच करती थी। अच्छा। मेरा ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होता था, और मैं उनकी आवाज़ को, उनके शब्दों को मेरे दिमाग में उतार लेती थी। घर पे आने के बाद मैं मेरे क्लासमेट, मेरे गली के बच्चे, उन सबको मैं इकट्ठा करती थी। और एक उस टाइम पे हमें माइक वगैरह का बच्चों के पास तो होता नहीं था। ओके। हाँ। तो एक बांस को, लकड़ी को जमीन में गाड़ के, और अपने घर का गिलास स्टील का, उसके ऊपर उल्टा रख के उसको माइक बना के, उस वक्त आप स्पीच दिया करते? और उस पर मैं वही इंदिरा जी की आवाज निकालती थी। अच्छा। आप चाहें तो मैं बोल के दिखा सकती हूँ। बिल्कुल, जरूर जरूर। हाँ। हम चाहते हैं देश की गरीबी को मिटाएं, लेकिन लोग चाहते हैं इंदिरा को हटाएं। क्या बात है, वेरी गुड मैम। शुरू से ही आपको, मतलब आपने पहले ही से मन बना लिया था कि मुझे इसमें ही कुछ करना है? मैं खानदानी कांग्रेसी हूँ, मेरा ब्लड कांग्रेसी है। कोई भी इलेक्शन रहता था तो मेरी मदर जिला अध्यक्ष थी, मेरे बड़े भाई मुझसे 8 साल बड़े थे, देवेंद्र कुमार गुप्ता, वो यूथ के जिला अध्यक्ष थे। जैसे इलेक्शन आता था, घरों में पर्चियां बांटना, पहले बिल्ले चलते थे। हाँ हाँ हाँ। बीजेपी के थे उस टाइम पर, दीपक का निशान होता था बीजेपी का। अच्छा, दिए का निशान। हाँ, और हमारी 2 बैलों की जोड़ी होती थी। तो हम वो बिल्ले घरों में बांटते थे, बच्चों की टोली तैयार करके, और नारा घोषणा सब लगा के। अच्छा। हम उस टाइम पे बचपन में कांग्रेस का प्रचार करते थे। मैं इंडिया की बेस्ट एथलीट भी हूँ। मैंने 400 मीटर रिले में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मनीला हम गए थे, हाँ, 400 मीटर रिले रेस में। तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और इंदिरा जी ने हमको रात्रि भोज दिया था अपने आवास पर। अच्छा। और जब मैंने एशियाड में लॉन्ग जंप में 12 फुट 8 इंच मैंने लॉन्ग जंप में रिकॉर्ड ब्रेक किया, और हाई जंप में 5 फीट 3 इंच मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। Okay. तो उसी टाइम पे सब टीवी चैनल वाले
उसी ड्रेस में, क्योंकि उसमें हम शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के जी। रहते थे खेलने के टाइम पर। तो उसी टाइम सबने मतलब मुझे घेर लिया और मुझे पहली बार मतलब टीवी चैनल के सामने मुझे, और हाथ पैर मिट्टी के भरे हुए थे। उसी टाइम वैसे ही मैंने अपना इंटरव्यू दिया। अच्छा। और मैंने 2 रिकॉर्ड ब्रेक किए थे उस टाइम, लॉन्ग जंप और हाई जंप का। मतलब स्पोर्ट्स में भी आपको हाँ, मैं इंडिया की दिलचस्पी। बेस्ट एथलीट रही हूँ। तो मैम सबसे पहले कहाँ पर और कौन सा इलेक्शन आपने लड़ा था? भिवंडी में शंकर सिंह वाघेले जी आए। उस दरमियान जब वो मिनिस्टर थे तो शिवाजी चौक पर हमारा स्टेज लगा था। अच्छा। तो मेरी स्पीच हुई वहाँ पर। मैंने जो यहाँ के हमारे बुनकर हैं, पावर लूम के जो व्यापारी हैं, जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, जो देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उनका जो दुख है, जो दर्द है, जो जो चाहते हैं और नहीं उनको नहीं मिल पा रहा, उन चीज़ों को लेकर मैंने अपनी स्पीच दी और लोगों ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया तालियां बजाकर। और शंकर सिंह वाघेला जी जो हमारे अपोजिट में खड़े थे उस टाइम पर, उनको भी मैंने। वो आपका फर्स्ट इलेक्शन था जिसमें नहीं, as a उससे पहले तो 80 से इलेक्शन ही कंटिन्यू। दामू बारगू तो चिंगरा भिवंडी जी। में आने के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ होगा ना? हाँ, भिवंडी में तो पहला इलेक्शन 80 में हुआ था। ओके। हाँ, उससे पहले 77 में मैं सुनील दत्त जी के साथ शांति यात्रा पर, हाँ 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 ग्रांट रोड पर गांधी भवन है, गांधी स्मारक है, मणि भवन, जी। वहां से और वो अमृतसर गए थे पैदल। तो मैं उनके साथ गई थी। अच्छा। उनके साथ बहुत सारे फिल्म स्टार थे, साइड फिल्म स्टार थी, प्रिया दत्त वगैरह, सभी बहुत सारे फिल्म स्टार थे उनके साथ। लेकिन बहुत से लोग जो है भाई थाना, शाहपुर यहाँ तक चले, और जो फिल्म स्टार्स लेडीज़ थी वो इतनी हील की चप्पल शूज़ पहने थी और वो थोड़ी देर चलती थी और फिर गाड़ी में बैठ जाती थी। लेकिन मैं दत्त साहब के साथ कंटिन्यू चल रही थी, कंधा मिला के चलते रहे। वो स्पीड में चल रहे थे, मैं भी स्पीड में चल रही थी, क्योंकि मैं बेस्ट एथलीट थी। हाँ, और उस टाइम पे मेरी उम्र ही 17-18 साल थी जी। मैं भी उनके साथ उतनी स्पीड में चल रही थी। तो मुझे सब लोग पूछते थे कि जो बाकी लेडीज थी कि मैडम आप थक नहीं रही हैं? मैंने कहा आपने हील का शूज़ पहना इसलिए आप थक रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे जैसे सिटी आती, कोई शूज़ की दुकान आती, तो वो स्लीपर ले लिया उन्होंने। अच्छा। किसी ने शूज़ ले लिए। फिर वो भी थोड़ी दूर चलते थे, लेकिन चलने की आदत नहीं थी इसलिए। लेकिन उन्होंने पहला स्टॉप लिया थाना में, थाना के गेस्ट हाउस में उन्होंने पहला स्टॉप लिया, वहाँ पे हॉल्ट किया। उसके बाद सेकंड स्टॉप फिर सुबह 12 बजे से उन्होंने शुरू कर दिया ब्रेकफास्ट लेने के बाद, और सेकंड स्टॉप भिवंडी के गेस्ट हाउस में उन्होंने, हाँ, शासकीय विश्राम गृह जिसे बोला जाता है, वहाँ पर किया। और वहाँ पे एक दिन हॉल्ट करने के बाद सब लोगों से मिले, सब जानकारी ली। उस दिन सुबह में नेक्स्ट डे फिर वो शाहपुर तक हम लोग उनको साथ में छोड़ने के लिए गए। देखो, मैं इलेक्शन, मेरी 1975 में शादी हो गई जी। और शादी होने के बाद मैं यहाँ भिवंडी शहर में आ गई। ओके। तब मैं सिर्फ 17 साल की थी। मैं भिवंडी में आ गई। मेरे हस्बैंड यहाँ पर पावर लूम चलाते थे, हमारे पावर लूम की फैक्ट्री थी जी। तभी आई। लेकिन भिवंडी बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा शहर था। उस टाइम मैं दिल्ली से आई थी और पैंट और टी शर्ट और बॉय कट था मेरा, तो लोग मुझे, कोई हेमा मालिनी बोलता था, कोई मुझे शबाना आजमी बोलता था। जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज भी चलते चलते रुक के देखती थी मुझे उस टाइम पर। भिवंडी में महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी उस टाइम, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है भिवंडी। जी जी जी। उस टाइम पर था, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी और मैं सोचती थी कि मैं महिलाओं को बाहर निकालूं, मैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाऊं यहाँ पर। मतलब मैं उनको कुछ सिखाना चाहती थी। मेरे अंदर ये धड़कन धड़कती थी कि भिवंडी में महिलाएं बाहर निकलें, मेरे साथ कदम से कदम ताल मिलाएं और हम यहाँ पर कुछ करके दिखाएं। ये मेरी हमेशा से मतलब एक मन की इच्छा रही थी और आज भी है। जी जी जी। बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद मैंने भिवंडी में महिलाओं को बाहर निकाला। भिवंडी में पहले तांगा चलता था जी। 30 पैसे में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक। 78 में धामन नाका से और मंडई 50 पैसे में मैंने ग्रीन झंडी दिखाकर और मैंने ऑटो रिक्शा मेरे हाथों से भिवंडी में चालू हुआ। अच्छा। वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर पर मैंने इंटरनेशनल वर्क किया। ओके। इसमें मुझे मनीला में भी अवार्ड मिला और मुझे अलग अलग कंट्रीज़ में भी
अवार्ड मिला उसके लिए। जी। मेरे घर पे अवार्ड्स हैं सभी। तो जब महिलाओं के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो, जाहिर है तो उस वक्त आपने सोचा होगा कि जैसे यहाँ का माहौल थोड़ा सा मजहबी है, क्योंकि उस टाइम में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी भिवंडी की, तो सबसे पहले तो आपने अपने अंदर तब्दीली लाई होगी कि मुझे अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इनके हिसाब से, पैंट शर्ट मैंने अपने पहनना आप को बदला ना। मैंने वही। पैंट शर्ट छोड़ दी, त्याग दी। वही मैं बता रहा हूँ। मैंने पैंट शर्ट त्याग दी और मैंने अपना जो भारतीय नारी की हाँ, अपने आप वेशभूषा को भी रहती है, बदला आपने उस हाँ, वक्त। साड़ी मैंने उसमें, हाँ। और मैंने बताया आपको कि मैंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए, क्या क्या मुश्किलें आई थी मैम उस वक्त आपको? मतलब लोग मुझे बोलते थे कि भाई हमारी महिला को कुछ हो गया, बाहर निकल रहे हैं, उसको किसी ने छेड़ा या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती और पर्दे में रहती हैं। मैंने उनको बहुत बोला कि भाई हमारा सपोर्ट रहेगा, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, ऐसे आपकी भी बेटियाँ हैं, हमारे साथ रहेंगी, इनका भविष्य उजला होगा, और आप अगर ये एक कदम निकालेंगी तो मैं इनके साथ 4 कदम बाहर निकालूंगी, इनको स्वावलंबी बनाऊंगी, इनको उनके हक के लिए, नारी हक के लिए मैंने उनको बताया कि जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो महिला के लिए हक दिए हैं वो मैं उन्हें समझाऊंगी। बहुत मैंने मेहनत की तो महिलाएं बाहर निकली। ओके। और आज भिवंडी के अंदर महिलाएं 50% तो देखो तो राजीव जी की देन है जी जी। कि जो 50% ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, उसमें 50% महिलाओं को भागीदारी है। आज कुछ 2,67,000 महिलाएं जो सरपंच हैं वेरी गुड हमारे देश के अंदर। और मैम मैं ये जानना चाहूँगा, जब इंदिरा गांधी, जब उनका मर्डर हुआ था तो उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरी थी? जिस टाइम हमने सुना इंदिरा जी का हुआ है, मैं 13 दिन तक मैंने ना तो बाल बनाए, ना मैंने कोई नया कपड़ा पहना, ना ही मेरे घर में मैंने कोई ऐसा बच्चों के लिए तो खाना बनाना पड़ता था, लेकिन एकदम सादगी से। और 13वें दिन मैं दिल्ली गई थी और उनकी समाधि पर मैं गई थी। अच्छा। जहाँ समाधि बनाई। यानी शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख वाला दिन वही सबसे रहा बड़ा होगा। दुख वाला दिन है, क्योंकि मेरा नाम भी बचपन में प्रियदर्शनी था। इंदिरा जी का नाम प्रियदर्शनी था, तो मेरा नाम भी मेरे दादाजी ने प्रियदर्शनी रखा था। लेकिन मेरे दादी जी को मोस्टली इतना लंबा नाम लेना नहीं आता था, रानी। तो वो उन्होंने रानी बोलना शुरू किया, तो वो रानी सब जगह हो गया। अच्छा। और आज तक रानी के नाम से ही मैं तो जानी मैम जैसे जाती हूँ। जिस वक्त हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस वक्त कुछ किस्से उन्होंने बताए होंगे आपको, आपसे शेयर किए होंगे, आपको कुछ याद है उनमें से शेयर कुछ? किए थे उस टाइम, तो मैं छोटी थी, तो मेरा जन्म है 58 का, जी। देश आज़ाद हुआ था 47 में। 47 में। हाँ, लेकिन फादर और मदर उस टाइम के चर्चे बताती थी, तो कि भगदड़ मची थी, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, कहीं खाइयों में छुप रहे थे, कहीं कुछ छुप रहे थे, तो उस अंग्रेज वक्त पकड़ के ले जाते थे, और ढूंढ के जो मतलब गांधी जी के साथ जो लोग थे उनको ढूंढते थे, तो वो लोग छुप जाते थे। तो आपके फादर वगैरह भी इस एक्टिविटीज में थे मैम उस टाइम में? थे। मेरे फादर डॉक्टर थे। अच्छा। MBBS डॉक्टर थे, लेकिन सिविल सर्जन के लिए वो बेंगलोर में एग्जाम देने गए, तभी मैं 1.5 साल की थी, तो वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आ गया। और मम्मी हाउसवाइफ थे? मम्मी हाउसवाइफ थी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर जैसे लीडर हैं आप, तभी कितने साल हो गए आपको इसमें रहते हुए? मैं तो बचपन से ही कांग्रेसी हूँ, और मैं तो NSY, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अभी 25 साल से मैं फादर कांग्रेस में काम कर रही हूँ। ऑल इंडिया की मैं मेंबर भी हूँ। और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में मैं एज ए सेक्रेटरी भी मैं काम कर चुकी हूँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में मैं डायरेक्टर भी थी ऑल इंडिया की। अच्छा। और एक वाक्य, और 77 में मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरी सेकंड बच्ची के टाइम पर। तो उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा जी को जेल में डाल दिया गया था। जेल में डाल दिया गया था, तो हम उस टाइम पर जेल में गए थे। लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे उल्टियाँ वगैरह आ रही थी, तो मुझे 5 दिन रखा, 19 दिसंबर को रखा और 23 दिसंबर को मुझे छोड़ दिया गया। तो उनके साथ आप भी जेल गए थे मतलब? हाँ, जेल गए थे उस टाइम पर। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। अच्छा। जेल का। उसके बाद इंदिरा जी जब उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया,
महाराष्ट्र का दौरा किया तो उस टाइम पर शरद पवार जी ने जो है वो दूसरी पार्टी बना रखी थी, दूसरी पार्टी बना रखी थी। और उस टाइम पे उन्होंने सारे महाराष्ट्र के, इंदिरा जी महाराष्ट्र के दौरे पर आ रही हैं, इलेक्शन है, तो उन्होंने सारे विश्राम गृह, गेस्ट हाउस जहाँ रुकती थी तो वो बंद करा दिए थे। तो वो गाड़ी से आती थी, तो हम उन्हें शाहपुर से थोड़ा और पहले, मेरे पास 1791 नंबर की गाड़ी थी, एम्बेसडर। अच्छा। तो हम उन्हें लेने गए थे, इंदिरा जी को गाड़ी से। और जब उनको लेकर आ रहे थे तो उनको, मतलब लेडीज़ हैं तो वॉशरूम जाना था, तो सीट के कवर फाड़ के हमने जंगल में मतलब उनकी हेल्प की उस टाइम पर। उन्हें मैं माँ का दर्जा देती हूँ, मेरी माता श्री के जैसी थी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखा। जी जी। और भिवंडी में नजराना टॉकीज के यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम था, लेकिन पहले से प्री प्लान था कि इंदिरा जी का कोई भी प्रोग्राम ना हो पाए, प्रोग्राम नहीं हो। लोगों ने टमाटर वगैरह ऐसे फेंके स्टेज पर, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मैम, जैसे आपका परिवार जो शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, है ना, और पॉलिटिक्स में था, आपके हस्बैंड भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ों में? नहीं, मेरे हस्बैंड कट्टर आरएसएस थे। अच्छा। और बच्चे मेरे साइड है, कांग्रेसी है। तो मैम, इतना लंबा आपका सियासी कैरियर रहा है, तो इतने लंबे अरसे में आपने ऐसे कौन कौन से सामाजिक काम किए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा हो? मैंने सबसे पहले तो महिलाओं को उनका हक दिलाने की पूरी जी कोशिश की है। यहाँ पर महिलाओं को रोजगार भिवंडी के अंदर नहीं है, तो हमने कुछ चैरिटी शोज करके बैंक में हमने महिला कांग्रेस के नाम से बैंक में डाला, और उस पैसे से हम सिलाई मशीन है, मसाला कूटने के मशीन है, कोई टेम्पो चलाना चाहता है किसी का बेटा या हस्बैंड, तो उससे उनके घर की अर्निंग होती थी, तो वो भी हमने उन्हें दिलाए। वो किस्त वार करके थोड़े थोड़े मंथली इंस्टॉलमेंट में वो पैसे देती थी। मेरा एक शुरू से एक मोटिव रहा है कि जो निराधार बच्चे हैं जी, जिनके माँ बाप नहीं हैं या फादर नहीं है, मदर है, और कुछ उनको अर्निंग नहीं है, तो उन बच्चों का मैं एजुकेशन में मेरी तरफ से दूँ। और मैं हर कोई स्कूल के फंक्शन में जाती हूँ, किसी भी फंक्शन में, तो मैं वहाँ पे अनाउंस करती हूँ। वहाँ के टीचर्स या प्रिंसिपल रहते हैं, मैं उनको भी यही कहती हूँ, ऐसे कुछ बच्चे अगर हों तो उनको मेरे पास भेजिए। मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर देती हूँ। इस टाइम पर 127 बच्चे थे, अभी तो 68 बच्चे मेरे पास हैं। 68? हाँ, ओके। नासिक में भी हैं, पूना में भी हैं, थाना में हैं, कल्याण में हैं, उल्लासनगर में, ऐसे 67 बच्चे रह गए। तो मैम, इतने लंबे सियासी कैरियर में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था आपका? सबसे मुश्किल वक्त भिवंडी में आने के बाद, भिवंडी 6 साल तक बंद हो गई थी। अच्छा, क्या वजह थी उसकी? वजह के जो यार्न है जिससे कपड़ा बनता है वो बहुत महंगा हो गया था, और कपड़ा मार्केट में बिक नहीं रहा था। भिवंडी के सारे पावर लूम बंद हो चुके थे। अच्छा। और जो कारीगर हैं यहाँ, जो कपड़ा बुनते हैं और कांडी मशीन चलाते हैं, वार्पिंग चलाते हैं, तो उनको तो डेली वेजेस में पैसा लगता है। कपड़ा बन बन के डंप होता रहा, कपड़ा बिक नहीं रहा। तो उस टाइम पर तो मेरे हस्बैंड से मैंने यही कहा कि भाई, मेरे जो जेवर हैं उनको बेच दीजिए, ये गरीबों को तो पैसा चाहिए। एक टाइम खाना खा के हम रहते थे, और लेकिन मेरे सब जेवर वगैरह सब बेचकर, लेकिन हमने उन गरीबों को कभी जितनी हो सका मदद की आपने, मदद की। तो मैम, कभी ऐसा भी लगा आपको कि सियासत में आगे गलती कर दिया आपने, कि मैं कुछ और होती तो अच्छा होता? नहीं, देखो, राजयोग जो है वो हर एक के नसीब में नहीं होता है। बिल्कुल। मैं ये सोच के चलती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा पारंपरिक ये उद्देश्य है, मेरे बाप दादाओं से दिया हुआ ये मुझे एक सुविचार है कि मैं एक इस माध्यम से मैं लोगों की, गरीब लोगों की मैं सेवा करूँ, ये मेरे ब्लड में है। जी। तो मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं रहा कि ये राजनीति के माध्यम से मैं पैसा कमाऊं। मैंने कभी नहीं सोचा, ना कि मैं कभी कमाया भी नहीं। ये मेरे साथ के सब लोग यहाँ पर हैं पुराने कितने वर्षों से, हमेशा मेरे माध्यम यही रहा कि मैं अगर इस माध्यम में आगे बढ़ती हूँ तो मैं उसमें गरीबों की सेवा करूँ। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि लोग ये देखें कि रानी अग्रवाल इस शहर में आई और उन्होंने कुछ करके दिखाया।
मेरा ये एक उद्देश्य, मोटिव मेरा ये रहा। तो आगे क्या क्या प्लान है मैम आपके, क्या क्या करना चाहती हैं? मेरा प्लान तो ये है कि भाई यहाँ पे देखो MP भी रहे, MLA भी रहे, महापौर भी रहे, लेकिन सबके अपनी अपनी विचारधारा है। जी। मेरी विचारधारा को मैं दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकती। आज की जनरेशन, मैं आज की जनरेशन, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा वक्त निकाल के इस देश के लिए जिए, क्योंकि जो आज की राजनीति है वो सिर्फ खुद के लिए एक स्वार्थी राजनीति है। देश के लिए और समाज के लिए आज कोई नहीं सोचता। तो आज की राजनीति में और जो आपके होश संभालने के वक्त की राजनीति में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? उस टाइम की राजनीति ये रहती थी, कोई दुखी पीड़ित रहा तो उसकी मदद करना, उसको साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं भाई मैं ही आगे जाऊं पीछे उसको छोड़ दूं, ऐसा नहीं था। लेकिन आज की राजनीति ये है कि सबको धकेलो, खुद आगे चलो। आज की राजनीति ये है, स्ट्रगल करना नहीं चाहते। आज हमारे समाज में क्या सच्चाई है, क्या दुख और दुविधाएं हैं, उससे जुड़ना नहीं चाहते। बस झट से नेता बनना चाहते हैं कि हम झट से आए पार्टी के अंदर और हम बस बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन जाए। ये आजकल के लोगों में ये विचार। और जो आजकल हो रहा है राजनीति में, जैसे इस हद तक के गिर चुकी है राजनीति के, किसी भी हद को पार कर जा रहे हैं आज के राजनेता। जहाँ तक हम लोग देखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जबकि पहले कुछ तो लिहाज रखा जाता था किसी ना किसी का। अब तो यहाँ पर ऐसे हालात ऐसे पैदा हो गए कि आगे बढ़ना है तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, कुछ भी बोल दो, उसकी पर्सनल बातों को भी लोगों में शेयर करो। ये सब आजकल होने लगा है। तो इसमें तब्दीली आना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली आना चाहिए? क्योंकि ये देखो, राजनीति एक अलग चीज़ है, पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ है। लेकिन आज की राजनीति में पर्सनल लाइफ को जोड़कर पिछले भी गड़े मुर्दे उखाड़ दिए जाते हैं। लेकिन ये इलेक्शन के अंदर मैं देखती हूँ हमेशा कि लोग अपने काम को नहीं गिनाते हैं, अपने काम को गिना के अपने को बड़ा साबित नहीं करते हैं, दूसरे की कमजोरियों को गिना के अपने को बड़ा साबित करते हैं। ये आज की ये राजनीति है जो सरासर गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझा जाता है कि ये आदमी सच्चाई पर है, ईमानदार है, या ये आदमी बोगस है। वो समझ में आता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ऐसे लोग पानी के बुलबुले के जैसे आते हैं और वो फूट जाते हैं चंद समय में। तो मैम आजकल जैसे अभी पिछले 10 साल से 12 साल से कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन पे थी उस वक्त, तो अचानक उसके इतने पिछड़ने की वजह क्या, आपको क्या लगता है किस वजह से हुआ होगा? नहीं, ये चीज़ गलत है। कांग्रेस पिछड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतियों से, गलत विचारधाराओं से कांग्रेस को हजारों करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके कांग्रेस को लोगों के, अभी आपके सामने डेली एक ही रूटीन आप टीवी पे देखें, रेडियो के माध्यम से सुने, एक ही रूटीन। लोग सोचेंगे ये सच है, जो रोज एक ही तरह की बात आ रही है। लेकिन लोगों को ये सोचने का मौका नहीं दिया जा सकता जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है कि भाई ने इसके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन आज ऐसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे भी मानसिकता रखते हैं, जो सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, इनका आज तक एक बाल बांका नहीं हुआ। और गांधी परिवार ने देश की आज़ादी से लेके आज तक सिर्फ अपने जान की बलि दी है देश को बचाने के लिए। मतलब बात यह है कि झूठ इतनी शिद्दत से बोला कि वो सच का गुमान सच कभी नहीं, सिर्फ और झूठ पे झूठ, सच्चाई कुछ भी नहीं है। कोई भी पहलू आप उठा के देख लें। मैं तो बोलती हूँ, हमारे सिर्फ एक अमेरिका की बात करती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ा था, अमेरिका में ही कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जो है वो अमेरिका के अंदर है, जो वापस आना नहीं चाहते। गुजरात से भी गए हुए हैं। पूरे देश इंडिया से जो लोग अलग अलग देशों में जाके बिजनेस व्यापार करके फल फूल रहे हैं, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। इंडिया के बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पर भी तालीम दे सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट आप खोलिए, जो तालीम लेने वहाँ जाते हैं वो तालीम यहाँ पर हासिल करें, और उनको वो पैकेज जो वहाँ मिल रहा है, उस देश की तरक्की हो रही है, वो हमारे देश की भी हो सकती है। जी। अच्छी तालीम देने के बाद वो जैसी तालीम लिए बच्चा अगर इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है, उसके हिसाब से उनको यहाँ पे नौकरी दी जाए,
उनको उस चीज़ का स्लैब उस तरह का दिया जाए जो वहाँ पर जाके वो कमा रहे हैं, तो वो क्यों बाहर जाएंगे? अपने देश की तरक्की होगी ना। तो नई पीढ़ी को मैम आप एजुकेशन को के मामले में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले अपना देश का एक एक नागरिक एजुकेटेड होना चाहिए। हमारे देश की 60% पॉपुलेशन गांवों में रहती है जी। और गांवों में बहुत सारी सुविधाएं अभी पूरी तरह से नहीं दी गई हैं। इतने जहन वाले अच्छे बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स में भी आगे नहीं, स्पोर्ट्स में भी आप देखते हैं पॉलिटिक्स है। अभी अमित शाह जी का बेटा, मैं तो नाम लेके बोलती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है कि जो सच्चाई है वो देश के सामने है। कि वो ICIC का वो मतलब चेयरमैन है। क्यों देश के अंदर और बच्चे नहीं है? एक से एक बच्चे हैं, वो क्यों नहीं? उन्होंने अपने बेटे को ही क्यों ये पद दिया? मैम जैसे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, बड़े इलेक्शंस आते हैं, तो सारी पार्टियां एक दूसरे के अपोजिशन में खड़ी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ, इसने ये किया, उसने वो किया, वो गलत, हम सही, वो सही, हम गलत, बस यही चलता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी पार्टीज मिलकर, अगर कोई भी हारे कोई भी जीते, जीत हार तो एक जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सारी पार्टी, जैसे कोई जीत भी गया तो ठीक है, वो जीत गया, वो कुछ करना चाह रहा है अच्छा, तो उसको करने भी नहीं दिया जाता है, अक्सर ये होता है। तो क्या सब मिलजुल के देश की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आपके विचार भी सही हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हर पार्टी चाहती है अगर हमने इसको सपोर्ट कर दिया, समझो ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये जीता है, अच्छे वोटों से जीता है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, ये अच्छा आदमी है। लेकिन दूसरी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, अगर हमने इसको सपोर्ट किया, अगली बार भी यही जीतेगा, हमें इसको नीचे कैसे दिखाना है, इसका ग्राफ पॉलिटिकली हमें कैसे डाउन करना है, तो हमें इसकी कमजोरियां पकड़नी है। तो वो कमजोरियां ढूंढते हैं, कहीं छोटी सी भी गलती हो जाए, इंसान है, अब कुछ काम कर रहा है, थोड़ी गलती हो गई तो उसको नज़रअंदाज नहीं करते, उसके अंदर नमक मिर्ची मसाला लगा के उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और उसको गिराने की कोशिश की जाती है। जी जी जी। इंसान की कहिए या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी विचारधारा अभी वैसी नहीं रही है कि देश के बारे में और समाज के बारे में सोचा जाए। आपको एक दिन के लिए ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं सबका बॉस बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले कौन सा कानून लागू करोगे? मैं सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारूंगी। अच्छा। सबसे पहले ओके। क्योंकि जितने भी आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं या नौजवानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बहुत से ऐसे जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया वो भी उम्र कैद झेल रहे हैं, बेगुनाहगार, उनके घर परिवार पूरे बर्बाद हो रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कानून को कानून की नज़र से देखना चाहिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। गलत मतलब गलत, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, या किसी आम आदमी का, चाहे कोई आम आदमी का, उनको एक समान, जैसे हमारे संविधान में एक नागरिक को एक वोट करने का अधिकार है, इसी तरह से कानून भी ऐसा बनना चाहिए कि हर इंसान, छोटा हो या बड़ा, उसको समान मात्रा में, समान रूप से उसको वैसा ही कानून का हक मिलना चाहिए। ये मैं सबसे पहले देश में लागू करूँगी। और अपने देश की गरीबी को ख़त्म करूँगी, महिलाओं को आगे लाऊंगी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाऊंगी, महिलाओं को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बनाऊंगी और नौजवानों को मैं जो है बाहर पढ़ने नहीं जाएं, ऐसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट अपने देश के अंदर खोलूंगे और अपने देश को मैं सर्वोपरि मैं करके दिखाऊंगी। अपने भिवंडी शहर को, मतलब आप स्पेशली भिवंडी शहर को, मैं देश को भी, भिवंडी शहर तो मेरी रगों में बसा है। जी। मैं जब मेरे बेटे के पास, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वहाँ का सिटीजन है। अच्छा। मैं 2 साल में एक बार जाती हूँ, 1 साल वो आता है, 1 साल मैं जाती हूँ। जब मैं जाती हूँ वो बोलता 6 महीने के लिए रहो, क्योंकि मुझे जो वीज़ा है मेरे पास वो 6 महीने एक बार रह सकते हैं, लेकिन मैं मुश्किल से 1 महीना रहती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, मुझे भिवंडी की याद आती है। भिवंडी जैसी भी जिस हालात में यही लगा रहता है, लेकिन मेरा दिल भिवंडी में ही धड़कता है। और मैं भिवंडी में 1 महीने के बाद मैं भिवंडी में आ जाती, फिर वापस आ जाती। तो मैम, इतने लंबे कैरियर में कोई ऐसा काम जो आपने किया और आपको बहुत दिल से खुशी हुई हो, आपकी आत्मा खुश हो गई कि मैंने आज कुछ बहुत अच्छा काम किया? मैं जब गरीबों के काम आती हूँ
जब गरीब मेरे पास जो ऐसे लाचार लोग हैं मेरे पास आते हैं, बहुत से आजकल तो फ्रॉड लोग भी आते हैं, तो जब मेरा मन साफ है तो मैं उनको एक साफ रूप में देखती हूँ कि ये आदमी लाचार है, अभी ये झूठ बोल रहा है, सच्चा उसकी आत्मा ऊपर वाला जानती जाने, है। हाँ। लेकिन मैं उनकी मदद करती हूँ, जिस रूप में मेरे से होती है मैं उनकी मदद करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जी। मेरे पास किसी का इलाज कराना है या किसी के कॉलेज की स्कूल की फीस भरनी है कि आगे फर्दर वो आगे स्टडी कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इस बच्चे का भविष्य बनाया। आप अपना अगला वंशज किसको मानते हैं कि मेरे बाद कौन आपकी पोस्ट संभालेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, अच्छा काम करने वाला हो, मेरी विचारधारा से मेल खाती है आपके उसकी बच्चों में कोई विचारधारा। नहीं, किसी को नहीं, इंटरेस्ट? मेरे बच्चे राजनीति में कोई भी नहीं है। अच्छा। लेकिन है कांग्रेसी, वोट कांग्रेस को लेकिन देते उनको हैं, इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में। लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं है। वो तो मुझे भी बोलते हैं कि आप बस अब हो गया आराम अभी, करो। हाँ अभी आप जो है राजनीति से संन्यास ले लें, अच्छा, बस अभी बहुत हो गया। क्योंकि मेरी एज 66 ईयर हो चुकी, बहुत लेकिन हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊं। अभी भी मेरे अंदर वो अभिलाषा है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, बहुत बढ़िया। ऐसा है। लेकिन देखेंगे, राजयोग यहाँ है तो मिलेगा, और नहीं है तो नहीं definitely, मिलेगा। definitely। लेकिन काम करते रहना, तो ये मैम मेरी आजकल की बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो आगे बढ़ना चाहती हैं और समाज में कुछ करना चाहती है, अच्छे काम आपकी तरह बनना चाहती हैं कोई बच्चियां, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी बच्चियों को, पहले एकदम माँ बाप पहले उनके, कि अपने बच्चों को बचपन से इस हौसले में पाले, बड़ा करें, उनको निडर बनाएं, और उनको इस तरह की कि भाई मैं लड़का हूँ या लड़की, इस तरह की शिक्षा ना दें। लड़की को भी लड़के के जैसा पालें, उसको जूड़े कराटे हर चीज़ तरह की ऐसी हो कि किसी के सामने उसको झुकना ना पड़े। बिल्कुल। इस तरह की उनको परवरिश करें माँ बाप कि बच्चियाँ लड़कों से बढ़ के आज भी हैं। आप रिजल्ट देख लीजिए उठा के, बिल्कुल। सीबीएसई का देख लीजिए, आईसीएसई का देख लीजिए, लड़कियां हमेशा टॉप पे रहती हैं। ये तो हर इसमें हो रहा है, यानी 12th में भी हो रहा है, 10th में भी हो रहा है। अभी देखो ना, चांद पे भी लेडीज ये। पहुंच गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन चला रही हैं, फ्लाइट चला रही हैं, तो लड़कियां कहीं तो पीछे नहीं हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। और मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले दर्शक जो भी हमारे और जो बच्चियां हैं जो आपकी तरह कुछ ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हैं, वो ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखेंगी। भले फील्ड कोई भी हो, लेकिन उसमें सख्त मेहनत और जद्दोजहद बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमने मैडम से सुना। उन्होंने आज तक के कांग्रेस को नहीं छोड़ा, कांग्रेस से ही जुड़ी रही। भले वो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन उनका एक एम अभी तक कायम है। 66 की एज में भी वो उनका एम वही है जो बचपन में था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़रूर मैडम से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।